हेलो फ्रेंड्स, हम आज करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें आज हम एक चार्ट की हेल्प से कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने से पहले हमारे इंडिया के अंदर 3 लॉज थे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड इंग्लिश लॉ। ठीक है, जो हमारा हिंदू लॉ था वो बेसिकली जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उन पर लागू होता था, और जो हमारा मुस्लिम लॉ है वो मुस्लिम पीपल पर लागू होता था। और जो इंग्लिश लॉ है वो जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे टाउन्स है उसके अंदर था, जो किंग जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इंग्लिश लॉ बेसिकली चार्टर 126 था, जो कि किंग जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करने के लिए कहा था मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर। नाउ जो हमारा हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में जो हमारा मॉडर्न टाइम्स था उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे हमारे बायलैटरल ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए थी हमारी फ्री कंसेंट और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। हिंदू लॉ के सोर्स है वेद, शास्त्रास, स्मृतिश, श्रुतिश एटसेट्रा। एक इससे पॉइंट दिया हुआ है कि नारद स्मृति, जो नारद स्मृति है उसके अंदर 8 साल तक का जो बच्चा है उसे कहेंगे हम इन्फेंट। 8 से लेकर 16 ईयर्स तक का जो एज है वो होगा माइनर, कहते हैं बॉयहुड। और 16 ईयर्स के बाद कोई भी एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अब हिंदू लॉ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन, ओल्ड और हैंडीकैप्ड पर्सन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ओके, अब आता है हमारा मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम लॉ है वो मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है। जैसे हमारा ICA, जितने भी हमारे जितने हमारे एक्ट्स है वो हमारे संविधान के अंदर है, वैसे ही मुस्लिम लॉ मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। जो मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि जो उसमें वर्ड अक्द है AQD, उसका मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट। उसको अगर उसका वर्ड मीनिंग लिखे तो वो है कंजंक्शन, जोड़ना। इजाब का मीनिंग है प्रपोजल और काबुल का मीनिंग है एक्सेप्टेंस। ओके, इंग्लिश लॉ के अंदर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे टाउन्स के अंदर था चार्टर 126। उसके अंदर ये था कि जो डिफेंडेंट का रिलीजियस लॉ है उसके हिसाब से जो जज थे वे अपना वो देते थे, क्या कहते हैं, न्याय। और इन टाउन्स के बाहर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे उनमें जो मैटर्स थे वो इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के हिसाब से सॉल्व किए जाते थे। ठीक है, नाउ कम्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से आता है हमारा इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्सेंटाइल एंड कमर्शियल लॉ, फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये ब्रांच जो है वो अदर ब्रांचेस से डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन नहीं करता जो कि एक लॉ एनफोर्स करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जिसके अंदर पार्टीज़ अपने लिए राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रो टू ICA। जो हमारा ICA यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो फॉर्म हुआ है 25 अप्रैल 72 और वो लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। इसके अंदर 2 पार्ट्स है मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जनरल प्रिंसिपल्स जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होता है, वो सेक्शन 1 to 75 उस पर डील करता है। सेकेंड इज स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कि इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, इन जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर ये बनाए, इनको लेकर के वो 124 से 238 सेक्शन उस पर डील करता है। यानी जो 1 to 75 सेक्शन है, सेक्शन 1 to सेक्शन 75 वो डील करता है जनरल प्रिंसिपल से, और जो 124 से लेकर 238 तक सेक्शंस है वो डील करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रियम्बल कहता है कि इट डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, और ये पूरी इंडिया पर अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। 370 आर्टिकल के हटने के बाद से। अब हमने इसमें पढ़ा था बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर, उसके बाद आया तुम्हारा ऑफर या प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर अगर जो हमारा ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया तो बन जाएगा प्रॉमिस, प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, पहले इनविटेशन टू ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, फिर कंसिडरेशंस, फिर एग्रीमेंट, फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑफर से, क्योंकि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफर में दिया हुआ है व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट टू डू और abstain from doing in with the view to obtain assent, then he is said to make offer। ये इसका डिफाइन है। नाउ जो लेट्स सपोज ही इज प्रोमिसर एंड ही इज ऑफरी। सो जो ऑफरर है, ऑफरर ये प्रोमिसर, वो पहले इसको ऑफर देगा, किसको? ऑफरी को। अगर ऑफरी को पसंद आया तो उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे कहेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। अब जो ऑफर है वो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर। अगर हमारा ऑफर पॉजिटिव है उसका मीनिंग कोई एक्ट करना, नेगेटिव ऑफर का मीनिंग है एब्सटिनेंस। सेकेंड इज हाउ मेड, ऑफर बनाया कैसे है, बोल के बनाया है या फिर बाय कंडक्ट वो फॉर्म हुआ है। अगर ऑफर हमारा वर्ड से किया गया या फिर लिख कर किया गया है तो वो है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और जो बाय इम्प्लीकेशन ऑफर हमने दिया है वो है हमारा इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। नाउ कम्स किसको हमने ऑफ़र किया है, इसके बेसिस पर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमने किसके बेसिस पर हमने किसको ऑफ़र किया है। जनरल ऑफ़र, पूरी पब्लिक को ऑफ़र कर दिया। आपकी बुक में एक केस लो दिया हुआ है कि लालमा शुक्ला वर्सेस गोइज़त के अंदर, उसके अंदर ये था कि उसके मालिक का जो भतीजा था वो खो गया था, उसने अपने खैर केस तो हम बाद में करेंगे। अगर हमने ऑफ़र जनरल पब्लिक को दिया है, पब्लिक को इन जनरल अगर हमने दिया है ऑफ़र तो वो है हमारा जनरल ऑफ़र। अगर हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र दिया है तो वो है स्पेसिफिक ऑफ़र। और काउंटर ऑफ़र में क्या है, लेट्स सपोज मैं हूँ और आप हो, मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। आपने लेट्स से आपको मैंने कहा कि मैं आपको अपनी लैंड 5 लाख रुपीज़ में सेल करूँगी। आपने कहा कि मैं आपको लैंड के लिए 4 लाख रुपीज़ दूँगी, 4 लाख रुपीज़ दूँगा या दूँगी जो भी है। तो यहाँ पर ये काउंटर ऑफ़र है, क्योंकि आपने जो मेरा ऑफ़र था उसे रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया और अपनी तरफ से एक नया ऑफ़र रख दिया। ओके, नाउ कम्स क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र वो ऑफ़र है, लेट्स अप इसमें एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ और आप हो, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि क्या आप मुझसे सीए फाउंडेशन पढ़ोगे, ठीक है। आपने सेम टाइम मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया कि क्या आप मुझे सीए फाउंडेशन पढ़ाएंगी। तो ये हो गया क्रॉस ऑफ़र, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने बिना नॉलेज के कि सामने वाला हमें ऑफ़र दे रहा है, एक दूसरे को भी ऑफ़र देने लग रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स ओपन या तो ओपन ऑफ़र या स्टैंडिंग ऑफ़र या फिर कंटिन्यूइंग ऑफ़र। इसके अंदर है कि जब हमने ऑफ़र कुछ टाइम के लिए से छोड़ दिया एक्सेप्टेंस के लिए, तो वह हमारा ओपन या स्टैंडिंग ऑफ़र, ओपन ऑफ़र या स्टैंडिंग ऑफ़र। ओके, नाउ कम्स एसेंशियल्स। जो हमारा ऑफ़र है उसके अंदर बेसिकली 7 एसेंशियल्स होना ज़रूरी है। पहला, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस,
हमारा ऑफ़र लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने का कैपेबल होना चाहिए। लेट्स सपोज़ मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये गारमेंट सेल करूँगी इतने अमाउंट का, तो यहाँ पे मेरे और आपके बीच में एक लीगल रिलेशन बन गया, तो ये एक वैलिड ऑफ़र कहलाया जाएगा। सेकेंड इज सर्टेन, डेफिनिट होना चाहिए, नॉट वेग। आपको मैंने कहा कि मैं आपको तेल इतने में सेल करूँगी, मैं आपको तेल 100 रुपीज़ में सेल करूँगी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको मैं कौन सा तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल सेल करूँगी आपको, या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर और भी ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, आपको मैं कौन सा ऑयल सेल करूँगी, ये तो आपको मैंने नहीं बताया ना। तो ये एक सर्टेन ऑफ़र नहीं है, ये एक वेग ऑफ़र है। ओके। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफ़र ऑफरी तक पहुंचना चाहिए, इसका कम्युनिकेशन इसका होना चाहिए। अगर ऑफ़र प्रोमिसरी के पास नहीं गया तो हमारा वो ऑफ़र नहीं माना जाएगा। अगर हमने लेट सपोज ऑफ़र किया है, कोई ऑफ़र सेंड किया है बाय पोस्ट, मैं आज लेट सपोज आज 20 जुलाई है, मैंने आज मैंने एक लेटर पोस्ट किया, वो लेटर आपके पास आता वो लेटर आपके पास आया 21 जुलाई को, आपने उसे पढ़ा 23 जुलाई को, तो मेरा ऑफ़र आपको कम्युनिकेट हुआ 23 जुलाई को, ना कि 21 जुलाई को। मतलब ये है कि जो हमारा ऑफ़र है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होगा उस दिन जिस दिन उसने पढ़ा होगा, उस दिन नहीं कि जिस दिन उसके पास पहुंचा होगा। सेम गोज़ फॉर टेलीफोन एंड सेम गोज़ फॉर ईमेल वगैरह, ईमेल एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट कम्स मेड टू ऑब्टेन एसेंट। आपका जो ऑफ़र है वो इसलिए जो ऑफरर है वो ऑफ़र इसलिए करेगा ताकि वो सामने वाले की एसेंट ले सके। फिफ्थ, मे बी कंडीशनल, ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है। सिक्स्थ, शुडंट कंटेन टर्म हुज नॉन कंप्लायंस लीड टू एक्सेप्टेंस। बताती कि मतलब क्या है। आपको मैंने कहा कि मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊँगी, और अगर आपने मुझे एक हफ्ते के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूँगी कि आप मुझसे सीए फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, एक हफ्ते बाद जवाब नहीं देने का मतलब कि एक्सेप्टेंस मान लेना, ये टर्म उसके अंदर नहीं होने चाहिए किसी भी एक वैलिड ऑफ़र के अंदर। और सेवन्थ पॉइंट है, हमारा ऑफ़र इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होता, ना ही वो कोई स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होता, ना ही वो एक मेयर इंटेंशन होता है। ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में डिफरेंस क्या है वो बता दिया। मीनिंग, इट इज़ सर्कुलेशन ऑफ ऑफ़र विच अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफ़र। ऑफ़र का सर्कुलेशन है जो कि ऑफ़र को मंगाने के लिए किया जाता है। इट प्रपोजेस बेसिक टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ही इज़ विलिंग टू नेगोशिएट। ऑफ़र, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू बाउंड बाय द ऑफ़र एज सून एज अदर पार्टीज एक्सेप्टेड। इंटेंशन, negotiate on terms, and offer bound with it as soon as accepted. Sequence, पहले हमारा आएगा इनविटेशन टू ऑफ़र, उसके बाद आएगा हमारा ऑफ़र, ठीक है। और कैपेबिलिटी, हमारा इनविटेशन टू ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेबल नहीं है, पर लेकिन हमारा ऑफ़र एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की कैपेबल है। और नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोजल के बाद आएगा हमारा एक्सेप्टेंस। जब का रिवोकेशन है, यह पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। मीनिंग, ऑफरी गिव हिज एसेंट टू ऑफ़र। ऑफरी ने अपनी एसेंट दे दी ऑफ़र को, यहाँ पे इस बंदे ने अपनी एसेंट दे दी ऑफ़र के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्टर और ये हो जाएगा ऑफ़र का एक्सेप्टेंस। अब इसके लिए कुछ लीगल रूल्स भी है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय ऑफरी।
केवल और केवल ऑफरी के द्वारा ही एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, कोई और पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। सेकंड, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मीनिंग है कि जो एक्सेप्टेंस है उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यस, नो कंडीशंस। जो ये वर्ड है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसका मीनिंग है कोई कंडीशन नहीं। लेट सपोज आपको मैंने कहा कि मैं आपको अपनी लैंड सेल करूँगी 10 लाख रुपीज़ के लिए। आपने कहा कि मैं आपकी लैंड आपने कहा कि मैं लैंड आपकी 10 लाख रुपीज़ में ख़रीद लूँगा अगर आप मेरा हाउस 5 लाख में ख़रीद ले तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। जैसा कि ऑफ़र भी था उसको हमें कम्युनिकेट करना था, वैसे ही एक्सेप्टेंस को भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा और ये ऑफरर के द्वारा, प्रोमिसर के द्वारा बताया गया मोड होगा। आपको मैंने कहा कि अगर आपको मुझसे सी फाउंडेशन पढ़नी है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो इसलिए तो अगर आपको जो मेरा ऑफ़र है वो आपको स्वीकार है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर ही मुझे मैसेज करना होगा कि मुझे आपसे सी फाउंडेशन पढ़नी है। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया तो वो कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है। सॉरी फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस कोई ये एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो कि किसी ऑफरर ने बताया है या तो उस टाइम के अंदर या फिर कोई भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं। आपको मैंने कहा कि क्या आप मुझसे बनानास खरीदोगे? आपने मुझे जवाब दिया 1 हफ्ते बाद। तो ये कोई एक रीज़नेबल टाइम नहीं है क्योंकि जो बनाना है वो एक पेरिशेबल गुड है, वो 4 दिन से 4-5 दिन से ज़्यादा वो रुकता नहीं है, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। सेकंड इज़, आपको मैंने कहा कि अगर आपको मुझसे ये लैंड ख़रीदना है तो आपको मुझे विदिन 2 डेज़ अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी होगी अगर आपको ये एक्सेप्ट है तो। अगर आपने 2 दिन के बाद अपनी एक्सेप्टेंस सेंड की तो वो कोई भी एक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कम, मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। खाली साइलेंस होना ही एक्सेप्टेंस नहीं है। इसमें केस लो है बम्पर होल पेन वाला। उसमें ये था कि जो प्लेंटिफ था उसने कहा था कि इन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया, ये चुप रहे, इसलिए मैंने उनकी एक्सेप्टेंस मान ली, पर लेकिन ऐसा नहीं था। खाली साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। 6th पॉइंट कम, कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी होती है और बाय इम्प्लाइड भी होती है। कंडक्ट का मीनिंग है वर्ड से कर दिया, एक्शन से कर दिया, साइंस सीकर कर दिया। मतलब जैसे कि मैंने आपको ये इशारा से अपने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो है हमारा कंडक्ट। और जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है उसमें है कि बाय इम्प्लीकेशन आपने एक्सेप्टेंस दे दी। अब इसको समझते हैं कि बाय इम्प्लीकेशन कैसे। कूली आया, मैं रेलवे स्टेशन पर गई, कूली आया, उसने मेरा सामान पिकअप किया और वो यूनिफॉर्म के अंदर था, मैंने उसे मना नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने उसे अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ये मैंने उसे अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तो इसलिए मैं बाद में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो जाऊंगी अगर ये। ठीक है। नाउ कम्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन या तो होगा बाय एक्ट या बाय ओमिशन। बाय ओमिशन का मीनिंग है काम का नहीं करना, बाय एक्ट का मीनिंग है काम का करना। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक आपको ऊपर जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो सब एग्जाम्पल थे बाय एक्ट के, और जो हमारा बाय ओमिशन है उसका एग्जाम्पल होगा कोई भी एक फर्म है, उस लेट्स सपोज एक तो फर्म हमारी ए है और एक फर्म हमारी बी है।
दोनों के बीच में एक जो बी है, बी ने ए को स्यू कर दिया, मान के चलते हैं। तो ए कहता है कि अगर आप कोर्ट पे पेश नहीं करोगे तो मैं आपको ये अमाउंट दे दूँगा, ठीक है। बी डेट आने पर कोर्ट पर नहीं जाता, कोर्ट पर नहीं जाता वो, तो उसने बाय ओमिशन अपनी एक्सेप्टेंस दी है, वो कोर्ट के अंदर नहीं गया डेट पर, तो इसलिए ये हमारी एक्सेप्टेंस उसे मान लेंगे और जो हमारा ए है उसे उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। सेकंड कम्स बाय एक्ट। बाय एक्ट के अंदर या तो हम वर्ड से, या तो हम बोल के, या फिर हम लिख के। वर्ड्स का मीनिंग या तो बोलना या फिर लिखना, और कंडक्ट से मतलब कि तो साइंस कर दिया, मैंने आपको इशारा कर दिया, मतलब उंगली से इशारा कर दिया, पत्थर फेंक के इशारा कर दिया, कुछ भी। या फिर इम्प्लाइड, आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना ऊपर, इम्प्लाई एक्सेप्टेंस, तो वो है हमारी कंडक्ट, बाय कंडक्ट। एक है हमारा टेसिट एक्सेप्टेंस, वो भी इसी के अंदर ही आता है। जो वर्ड है हमारा टेसिट, उसका मीनिंग है साइलेंट। आप बस में गए चुपचाप, नहीं, या इसका एग्जांपल होगा रेलवे टिकट, एयर टिकट, या कहे तो रेल टिकट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखी हुई होती है, वो एक हमारा अगर आप रेल की सवारी अपने कर रहे हो या फिर आप बाय एयर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा, और जो भी कंडीशंस है वो टिकट के पीछे लिखी हुई होती है। तो जैसे ही आप ट्रैवल करते हो तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी उन कंडीशंस को मानने के लिए, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, पर लेकिन क्योंकि आपने ट्रैवल आपने किया, तो इसलिए आपने उन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया चुपचाप, ठीक है। इफेक्ट नाउ कम्स कम्युनिकेशन ऑफ, ये बाद में करते हैं। अगर हमारी जो एक्सेप्टेंस है, या तो भेजेंगे बाय पोस्ट, या बाय टेलीफोन, या बाय ईमेल, या ठीक, अगर हमने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट से सेंड की तो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होगी जब हमारे प्रोमिसी ने उसे पोस्ट कर दिया, लेटर बॉक्स में से पोस्ट कर दिया, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और जो हमारा एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट ये कंप्लीट होगी जब वो प्रपोजर के पास पहुंच गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी। टेलीफोन पे हमारा होता है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ऑफ़र देना और उसका एक्सेप्टेंस उस वक्त हो जाता है इंस्टेंटली। अगर बीच में कॉल ड्रॉप हो गई तो ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। और जो हमारा ईमेल है, ईमेल पे भी यही है, ईमेल, टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स सब में एक रूल है कि जब प्रपोजर के अगेंस्ट वो कंप्लीट होगी जब इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होगी व्हेन इट रीच द प्रपोजर। नाउ कम्स कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। These are conveyed tacitly and acceptance is given tacitly without even realizing it. आपको जैसे एग्जांपल दिया था मैंने उसका टिकट का, तो ये हमारा स्पेशल कंडीशंस के अंदर आता है। Now comes communication of performance. Offeree should perform the act and communicate the same unless it includes a term that mere performance constitute acceptance. इसमें ये कहा गया है कि जो ऑफरी है उसे एक्ट परफॉर्म करके अपनी एक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरर को। अगर ठीक है, अगर उसमें दिया गया है ऑफ़र के अंदर कि आपकी खाली परफॉर्मेंस को ही हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तो उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी। उसमें जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी है उसने स्मोक बॉल्स बनाई थी। उसने कहा था कि अगर
आप अगर हमारी बॉस को यूज़ करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक पर्सन ने उसे यूज़ किया, उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो फिर वो कोर्ट में गई, जिसने उसे यूज़ किया था कार्डिल ने। तो फिर कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने कहा था कि अगर आप इसे, क्योंकि आपने ऑफ़र दिया था, तो कार्डिल का इसे यूज़ करना एक्सेप्टेंस मान ली गया था और कार्डिल को कंपनसेशन भी मिला था उसके लिए। वैसे जो एक केस लॉज है उनके बारे में डिटेल में आप बात करेंगे तो अगली वीडियो के अंदर। सो इसको आप पहले आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए बेसिकली। अब हमारा इन्विटेशन टू ऑफ़र भी हो गया, ऑफ़र भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। अब आई बात प्रोमिस। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोमिस। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब आई बात रिवोकेशन। रिवोकेशन है हमने अपने ऑफ़र को कैंसिल कर दिया या फिर एक्सेप्टेंस को भी कैंसिल कर दिया, तो उसे कहेंगे हम रिवोकेशन। ओके, ऑफ़र का रिवोकेशन हो जाएगा अगेंस्ट ऑफरर या अगेंस्ट ऑफरी। सेम गोज फॉर एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट प्रोमिसर और अगेंस्ट एक्सेप्टर। ए ने लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट किया 10 जुलाई को, तो अगेंस्ट ए वो कंप्लीट हो चुका है 10 जुलाई को रिवोकेशन। लेटर पहुंचा 15 जुलाई को, तो अगेंस्ट बी यानी हमारा ऑफरी, उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कंप्लीट हुआ 15 जुलाई को। नाउ कम्स फॉर एक्सेप्टेंस। लेट्स सपोज सी एंड डी। सी हमारा प्रोमिसर है और डी हमारा एक्सेप्टर है। डी को अपनी एक्सेप्टेंस रिवोकेट करनी है, वापस लेनी है, तो उसने लेटर पोस्ट कर दिया। जिस दिन उसने अपना लेटर पोस्ट कर दिया उस दिन उसकी एक्सेप्टेंस रिवोकेट होगी, पर लेकिन जब वो लेटर हमारा सी के पास पहुंच जाएगा उस दिन सी के अगेंस्ट हमारा एक्सेप्टेंस रिवोकेट हो जाएगी। नाउ एक पॉइंट है इसके अंदर, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रोपोजर। अगेंस्ट प्रोपोजर के एक्सेप्टेंस offer can be revoked any time before communication of acceptance against proposer, and acceptance can be revoked before communication is complete against acceptor। ठीक है। मोड्स ऑफ रिवोकेशन है लैप्स ऑफ टाइम का ख़त्म हो जाना, या फिर नोटिस ऑफ रिवोकेशन। थर्ड, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। फोर्थ, डेथ और इंसेंटी। फिफ्थ, काउंटर ऑफर। सिक्स्थ, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। ठीक है। अब इसमें एक आता है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों सेम है रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेकर, पर लेकिन एक्सेप्टेंस को लेकर दोनों में अलग है। जब हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ने पोस्ट कर दिया उसके बाद हम उसे रिवोक नहीं कर सकते एक्सेप्टेंस को, पर लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ कहता है कि लेटर को उसे पहुंचने से पहले तुम उसे वापस ले लो। जब लेटर पहुंचे प्रपोजर के पास उससे पहले ही हम रिवोकेशन उसे कर सकते हैं, उससे रिवोकेट एक्सेप्टेंस को कर सकते हैं। आई होप आपको 30 मिनट्स के अंदर हमने ऑफ़र कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, रिवोकेशन कर लिया। नाउ कम्स नेक्स्ट कंसीडरेशन। अब तक का जो भी हुआ उससे हमारा प्रोमिस बन चुका है। प्रोमिस बेसिकली होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ कम्स कंसीडरेशन, जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम यूनिट 2 के अंदर। अब प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। इसका डेफिनेशन है एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। हर एक प्रोमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बना रहे हैं। एग्रीमेंट हमारा डोमेस्टिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और हमारा लीगल भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं पहले तो। ए ने कहा मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर नहीं, बर्थडे ये छोड़ो, चलो
कोई फादर ने अपने सन को कहा कि अगर तुम सीए फाउंडेशन को पास कर लेते हो तो मैं तुमको 1 लाख रुपीस दूंगा। तो ये एक हमारा एग्रीमेंट है, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। और यही हमारा जो बोल्टन है, बोल्टन ने जॉन से कहा कि मैं तुम्हें अपनी लैंड सेल करूँगा 10 लाख रुपीस के लिए। तो ये भी हमारा एग्रीमेंट है। अब बात आई कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आता है, पर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा नैरोअर टर्म है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीगल एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन राइज हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे एग्जांपल था फादर और सन का, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट है। नेचर, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। फादर और सन वाला जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है वो तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट का ही होना ज़रूरी है। एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग है कि हम उस जो एग्रीमेंट है उसे हम कोर्ट के अंदर एनफोर्स करवा सकते हैं। अब हमने इतना पढ़ लिया, ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, रिवोकेशन पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, एनफोर्सेबल बाय लॉ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द मोस्ट यूजुअल वे ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। या फिर सीख सकते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी लिख दो, पर प्रेफर करो आप इससे कोई एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले तो टाइप्स की बात करें तो एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर होते हैं 5 टाइप्स के, फॉर्मेशन के बेसिस पर ये होते हैं 4 टाइप्स के, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये होता है 2 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट कम्स एनफोर्सेबिलिटी, उसमें आते हैं हमारे वैलिड, जितने भी एसेंशियल्स जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे वो होगा हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, खाली नाम का कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ये है ही नहीं। उसके अंदर हमारा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी ये जो हमारा एसेंशियल है वो हमारा उसके अंदर नहीं होगा, ओके। और नाउ कम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के ऑप्शन पर तो वॉइडेबल है, पर लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल नहीं है। उसके अंदर बेसिकली फ्री कंसेंट नहीं होगी। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, एक्स है, वाई है। वाई ने कहा तुम मुझे अपनी कार सेल कर दो 1 लाख रुपीस के लिए। अब तक ये ठीक है, पर उसने क्या किया, एक्स के ऊपर एक्स को बंदूक दिखाई। तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक्स के ऑप्शन पर ये वॉइडेबल है क्योंकि वो एक एग्रीव्ड पार्टी है। अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करता, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ओके, ठीक है। पर लेकिन वाई की तरफ से वॉइडेबल वो नहीं है। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि ए ने कहा कि मैं आपका हाउस 31 मार्च तक का कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। उसने 31 मार्च तक का कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है, ए के ऑप्शन पर नहीं। अगर बी एक रीजनेबल टाइम के अंदर कोर्ट में नहीं जाता या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करता, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, और जो वॉइड है उसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है। वॉइड का एग्जांपल हो सकता है कि वॉइड में ये है कि लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच में। एक्स ने कहा मैं तुम्हारे लिए बुक लिख दूंगा। कुछ दिनों बाद एक्स की डेथ हो जाती है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स अपने राइट्स ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता।
नाउ कम्स इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ बनने से ही मना करता है। ठीक है, लॉ कहता है कि तुम ये एग्रीमेंट्स मत बनाओ। ओके, एग्जांपल लेते हैं। ए ने कहा तुम मुझे अपना हाउस सेल कर दो और मैं तुम्हें 100 किलोग्राम्स कोकीन दूंगा, ड्रग्स दूंगा। तो ये एक इलीगल एग्रीमेंट है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। ना तो वॉइड कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है, ना इलीगल, ना ही अनएनफोर्सेबल। वॉइड इलीगल में एक डिफरेंस है कि वॉइड के जो कोलेटरल एग्रीमेंट्स हैं वो वैलिड हो सकते हैं, पर लेकिन इलीगल के कोलेटरल एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होंगे। वॉइड का सब्सटेंस एक वैलिड हो सकता है, इलीगल का सब्सटेंस हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है बेसिकली, इन्हें आप अपनी ICAI की बुक से पढ़ सकते हैं। नाउ कम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से एनफोर्स नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, जो कॉन्ट्रैक्ट हम टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से एनफोर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई का डेटर है। एक्स ने वाई से गुड्स खरीदे थे 2018 के अंदर, पर अब तक का वाई ने उसे कोर्ट में स्यू नहीं किया। दोबारा से बताती हूँ, वन इज़ एक्स और एक वाई है। एक्स वाई का डेटर है, उसका कर्जदार है। मतलब एक्स ने गुड्स खरीदे थे वाई से 2018 में, अब 2022 हो चुके हैं। वाई ने एक्स को कोर्ट में स्यू कर दिया पेमेंट करने के लिए। कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल के बाद जो हमारा सप्लायर है वो अपने डेटर को कोर्ट में नहीं स्यू कर सकता। ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो कहता है कि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि 3 साल के बाद आप अपने डेटर को पेमेंट की डिमांड नहीं कर सकते। नाउ कम्स फॉर्मेशन के बेसिस पर होता है ये एक्सप्रेस, या तो बाय वर्ड्स या बाय कंडक्ट। वर्ड्स का मीनिंग है हमने बता दिया, बोल के मुंह से बोल दिया, या फिर हमने लिख के बता दिया। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको मैंने CA फाउंडेशन पढ़ाऊँगी, ऐसा मैंने आपको बोल के कहा, आपने उसे बाय वर्ड उसका मैं रिप्लाई कर दिया, तो ये भी एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर आपको मैंने कहा, आपको मैंने अपनी लैंड सेल कर दी, आपको एक लैंड का जो डॉक्यूमेंट है वो दे दिए और कुछ पेमेंट वगैरह भी, कुछ पेमेंट आपसे ले लिया, तो वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे बाय राइटिंग, बाय लिखकर, बाय राइटिंग आपके बीच और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सेकंड कम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कूली का, वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बाय कंडक्ट कूली ने अपनी सर्विसेज दी है और हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अंदर एक आता है हमारा साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, या कहते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप चुपचाप कुछ नहीं करते ना, कुछ कहते और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, ATM में आप गए, आपने कैश को विड्रॉ कर लिया, तो ये एक टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर, और ये एक इम्प्लाइड का पार्ट भी है, तो ये बाय इम्प्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है आपके और बैंक के बीच में कि आपने बैंक से इतना अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वासी का मीनिंग होता है झूठ, झूठा, झूठ, फॉल्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब ये बात देख लेना कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। वॉइड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्वासी असली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर लेकिन ये कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है जो कि कोर्ट एनफोर्स करता है, और जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वही कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती है। एग्जांपल लेते हैं एक्स और वाई, अगेन वो लेते हैं एक्स ने वाई को कुछ पेमेंट कर दिया, एक्स ने वाई को पेमेंट की 15,000 की, पर लेकिन असल में उसे पेमेंट करनी थी 10,000 की। तो यहाँ पे वाई की ऑब्लिगेशन है, वाई की ड्यूटी है कि वो एक्सेस पेमेंट जो उसने किया है 5,000 रुपीज़ का, वो उसे वापस कर दे एक्स को।
तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय ऑब्लिगेशन हमारे पर इम्पोज किया गया है, ठीक है। नाउ कम्स ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया है। लेट सपोज मैंने आपको ईमेल पर मैसेज किया कि क्या आप मुझसे सीए पढ़ोगे, आपने मुझे ईमेल पर रिप्लाई कर दिया, तो ये एक ई कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसको हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और इसके जो अदर नेम है वो आप मुझे बताओगे भी। नाउ कम्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आता है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में भी दो है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। जो यहाँ पे पूरा खेल है वो खेल है हमारा पूरा कंसिडरेशन का। जो ये बाबूजी है ना कंसिडरेशन, अगर दोनों पार्टीज ने अपनी कंसिडरेशन को एक्सचेंज कर लिया तो वो हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी एक पार्टी ने भी अपनी कंसिडरेशन को नहीं दिया है तो वो हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो एग्जीक्यूटरी है उसमें फर्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल। अगर एक पार्टी ने अपने कंसिडरेशन को नहीं दिया है तो हो जाएगा हमारा वो एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टीज ने अपनी कंसिडरेशन नहीं दी है तो वो है एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे टॉपिक को, पूरे स्पेसिस को। मैंने आपको कहा कि मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगी और मैं आपसे इतना पेमेंट लूँगी। आपको मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ा दिया, आपने मुझे पेमेंट कर दी, तो हम दोनों ने अपनी जो कंसिडरेशन है उन्हें एक्सचेंज कर लिया, तो ये एक हमारी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ कम्स एग्जीक्यूटरी। सेम लेते हैं कि मैंने आपको कहा कि मैं सीए पढ़ाऊंगी, लेकिन आपने मुझे आप मुझे इतने अमाउंट को पेमेंट कर देना। मैंने आपको सीए पढ़ा दी, आपने मुझे पेमेंट नहीं की, या फिर आपने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया और आपको मैंने अभी सीए नहीं पढ़ाया है, तो वो एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हम दोनों में से किसी एक ने अपनी कंसिडरेशंस को नहीं दिया है। नाउ कम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या है, आपको मैंने कहा कि मैं आपको सीए पढ़ाऊंगी, आप मुझे इतनी पेमेंट कर देना। ना तो मैंने आपको सीए पढ़ाया है, ना आपने मुझे पेमेंट की है, तो ये होगा हमारा एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम दोनों ने अपनी कंसिडरेशंस को एक्सचेंज नहीं किया है, ओके। नाउ कम्स एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो हैं, एक तो जो हमारा सेक्शन 10 में है, जो सेक्शन 10 में गिवन है, एक तो वो, और एक वो जो नहीं गिवन है। पहले देखेंगे हम जो गिवन नहीं है। फर्स्ट इज टू पार्टीज। दो पार्टीज का होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो दो पार्टीज है वो दो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और दो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई दो कंपनीज है, वे दोनों कंपनीज भी पार्टीज के अंदर एंटर कर सकती है। लेट्स सपोज टाटा है और अडानी जी की रिलायंस है, तो टाटा और रिलायंस ये एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। या फिर जो आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हम नेचुरल पर्सन्स है, ठीक है। नाउ कम्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आपके और मेरे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो अभी इसी बात पर। लेट्स सपोज मैं हूँ और आप हो, हम इसी एग्जाम्पल लेंगे। आपको मैंने कहा मैं आपको सीए पढ़ाऊँगी, आपने कहा कि मैं ठीक है मैं आपको ये पेमेंट कर दूँगा, तो हमारे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है। हम दोनों के बीच में एक इंटेंशन था एक दूसरे के साथ लीगल ऑब्लिगेशन बनाने का। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक्स और एक वाई है। एक्स एक शू सेलर है, मतलब जूते बेचता है। एक्स ने वाई को शूज़ सेल किए, वाई ने उसे पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टीज़ ने आपस में, दोनों का इंटेंशन था आपस में एक लीगल दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन था एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाने का, जिसमें एक्स वाई को शूज़ देगा और वाई एक्स को पेमेंट करेगा।
ओके, फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड इन सर्टेन केसेस। थर्ड पॉइंट कहता है कि कुछ केसेस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ का होना ज़रूरी है। आपका अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का होना कंपलसरी है। या फिर आपको लैंड की रजिस्ट्रेशन करवानी है, लैंड को अपने नाम करवाना है, तो उसके लिए भी एक रिटन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट कम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आपको मैंने कहा कि मैं आपको ये तेल सेंड जो आपको मैं 100 किलो तेल सेंड करूँगी इतने अमाउंट के लिए। आपको मैंने ये नहीं बोला कि आपको मैं कौन सी क्वालिटी का तेल सेल करूँगी, मतलब आलमंड ऑयल करूँगी, मस्टर्ड ऑयल करूँगी, मतलब कौन सा ऑयल करूँगी। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म जो मैटर है वो हमारा वेग है, बेकार है। ठीक है। एंड लास्ट कम पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर क्या है कि जो काम है वो काम कर सके इस लायक वो होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके अंदर एक हमारा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट नहीं होता। तो इसलिए इस एलिमेंट के ना होने की वजह से हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है। एग्जांपल लेती हूँ, ए ने कहा कि मैं जादू से तुम्हारे सामने खजाना ला दूँगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट है वो है ही नहीं। पर लेकिन ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सॉरी, ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नाउ कम्स गिवन इन सेक्शन 10। कुछ जो हमारे एलिमेंट सेक्शन 10 में गिवन है, एग्रीमेंट पढ़ लिया। जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में आगे यूनिट्स में। ठीक है, पर फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। फ्री कंसेंट का मीनिंग ये है कि जो पार्टीज है वो एक चीज़ पर एक ही तरीके से एग्री होने चाहिए, साथ ही साथ में कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के ऊपर। अगर ये एलिमेंट हमारा नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसमें आता है तो नो कोर्शन, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक तो इन दो जैसे ये दो हो गए, कोर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मतलब जो इतने भी एलिमेंट है एक तो ये ना हो। सेकंड इज कंसेंसस एड आइडम। ये एक लैटिन वेट अ मिनट, कंसेंसस एड आइडम, उसमें ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज एक साथ एक ही टॉपिक पर एक ही मतलब से एग्री होने चाहिए। एग्जाम्पल बताती हूँ, ए बी है। ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूँगा 5 लाख रुपीज़ के लिए। पहले बता लूँ कि ए के पास 2 कार है, एक तो ब्लैक कार, एक है रेड कार। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार को सेल करूँगा 5 लाख रुपीज़ के लिए। बी को लगा कि मैं उससे रेड कार ख़रीद रहा हूँ, पर लेकिन बी को लगा कि वो उससे रेड कार बाय कर रहा है, पर लेकिन ए उसे अपनी ब्लैक कार सेल करने वाला था। तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइडम का जो एलिमेंट है वो नहीं है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट भी नहीं है। ओके। थर्ड पॉइंट कम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। 3 पॉइंट्स है इसमें। ये 3 पर्सन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इन 3 के अलावा दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, जितने इंसान हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ नॉट माइनर। हमारा कोई भी पर्सन जो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। माइनर कौन? माइनर वो पर्सन जो 18 साल से नीचे का है, तो वो है हमारे माइनर पर्सन्स, और वे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ नो अनसाउंड माइंड पर्सन। पागल दिमाग का पर्सन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। थर्ड इज़ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। दुश्मन देश के, एनिमीज़ हो गए, वे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। बाकी इन 3 के लोग की छोड़ के जितने भी इंसान दुनिया भर में बैठे हैं, वे सारे के सारे इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ओके।
फोर्थ इज कंसिडरेशन। बताया आपको अभी, समथिंग इन रिटर्न। आपको मैंने कहा था कि मैं आपको सीए पढ़ाऊंगी, आप मुझे ये पेमेंट कर देना। सीए पढ़ाना मेरी कंसिडरेशन है। सॉरी, मैं आपको सीए पढ़ाऊंगी और आपसे पेमेंट लूँगी। पेमेंट देना आपका ड्यूटी है और सीए पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। आपसे पेमेंट, आपको जो पेमेंट है वो मेरी कंसिडरेशन है, और जो सीए पढ़ना है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है। फिफ्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल होना चाहिए। ड्रग्स, कोकेन, ये इलीगल ड्रग्स हो गए, कोकेन हो गए, ब्राउन शुगर हो गई, मतलब जितने भी हमारे इलीगल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं कर सकते। हमें लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लॉफुल होना चाहिए ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। शुरुआत से ही वो एकदम को वॉइड नहीं दिखना चाहिए। अब हमने कितना कुछ पढ़ लिया, ऑफ़र पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, रिवोकेशन पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, पहले में 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर आईसीए और हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इंट्रो है वो पढ़ लिया। नाउ कम्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बात है कि आपकी बुक में इसका बेकार सा पैराग्राफ दे रखा है, पर यहाँ पे मैं आपको इसका एक अच्छा सा मीनिंग दूंगी, एक सबसे बढ़िया मीनिंग दूंगी, जिसे पढ़ के आपको वो जो पैराग्राफ है, वो जो वर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सो उसको भी देख लेते हैं पहले। इन लेमन टर्म्स इट मीन्स टेक इट और लीव इट। एग्जाम्पल देती हूँ पहले से ही। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, या कहे तो कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी टर्म्स लिखे हैं, अगर आपको वो एक्सेप्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट को बना लो, एक्सेप्ट नहीं है तो छोड़ दो। तो ये होता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बेसिकली कुछ हमारे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे साइन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। लेमन टर्म्स का मीनिंग, लेमन टर्म में तो इसका मीनिंग ये है। अब इसका असली मीनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अदर पार्टी इज़ नॉट इन द पोजिशन टू नेगोशिएट। ऑफरी इस पोजीशन में नहीं है कि वो नेगोशिएट कर सके, टर्म्स के बीच में बातचीत कर सके, टर्म्स में कुछ बदलाव कर सके विद द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो कोई भी डॉक्यूमेंट देखा होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ भी देखा होगा, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो कोई डॉक्यूमेंट है, वो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे बेहतर गूगल फॉर्म्स में आप कोई कुछ उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप कभी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ऐप में लिखा था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें अगर आपने डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो वे टर्म्स और कंडीशंस है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको उससे ऐप को यूज़ करना है, एक्सेप्ट करो, वरना भाग जाओ यहाँ से। ये नहीं है कि आप उसमें कुछ बदलाव करवा लोगे या कर दोगे। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज एडेशन, ADHESION, और बॉयलर प्लेट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक बेसिकली हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया विद इन 1 आवर, 1 आवर से भी पहले वर्क की। जो इसकी ये चार्ट है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये चैप्टर, ये यूनिट अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको अपने कोई सजेशंस देने हैं, वैल्यूएबल कोई आपको कमेंट्स देनी है, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। साथ ही साथ में अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, इस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ये चार्ट्स की हेल्प से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से कर पा रहे हो, तो इन सब के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है।
Thank you for waiting till the end and studying till the. Okay, bye.